साल 2006 मुंबई की नाइट लाइफ पूरी तरीके से बंद हो चुकी थी क्योंकि मुंबई में एक ऐसा सीरियल किलर घूम रहा था जो कि अपने शिकार पर सिर्फ रात को निकलता था, उन्हें मारता और फिर उनके साथ गलत हरकतें करता। और उस टाइम पर सबसे हैरानी वाली बात ये थी कि जो शिकार होते थे वो मेल होते थे, वो मर्द होते थे और उनके साथ ऐसी गलत हरकतें करना, इट वॉज समथिंग न्यू। वेल, ये पूरा केस काफ़ी ज़्यादा अजीब था और एक के बाद एक हो रहे इन कत्लों ने पूरे मुंबई को दहशत में डाल दिया था। लोग रात को बाहर निकलने से डरने लगे थे, लेकिन एक दिन पुलिस ने उस सीरियल किलर को अरेस्ट कर लिया। लेकिन फिर कुछ ही दिनों बाद जिस सीरियल किलर को पुलिस ने पकड़ा था उसे कोर्ट ने बेल दे दी। आखिर ऐसा क्या हुआ था कि एक सीरियल किलर को कोर्ट ने बेल दे दी थी? क्या पुलिस ने जिसे पकड़ा था वो सीरियल किलर नहीं था? क्या वो एक आम इंसान था या फिर वो इतना शातिर था कि उसने कोर्ट तक को अपने झांसे में फंसा दिया था? वेल, इन सब के सवाल आपको अभी इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो चलो गाइस, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 5 अक्टूबर 2006 मुंबई पुलिस को मरीन लाइंस रेलवे स्टेशन के ओवरब्रिज से एक बॉडी मिलती है। पुलिस को लगा कि होगी किसी भिखारी की, ऐसी आजकल लोग पी पा के पड़ जाते हैं और उसके बाद ऐसे ही मर जाते हैं, और पुलिस ने इस पूरे केस को ऐसे ही अनदेखा कर दिया। उस बॉडी को किसी ने क्लेम भी नहीं किया क्योंकि एक भिखारी जो ओवरब्रिज पे सोता हो उसकी बॉडी को आखिर कौन ही क्लेम करेगा। तो पुलिस को भी ऐसे ही लगा कि होगा इनका आपस का ऐसे भिखारियों का झगड़ा और आपस में ऐसे लड़ मरे होंगे और उसके बाद अब बॉडी पड़ी हुई है। और ये सोचकर पुलिस ने भी कोई खास कार्रवाई नहीं करी थी इस चीज़ पर। और मुंबई पुलिस के लिए ये कोई नई बात नहीं थी क्योंकि जे हॉस्पिटल, कूपर हॉस्पिटल और भगवती हॉस्पिटल में ऐसी बॉडीज हजारों की संख्या में पड़ी हुई थी जिनको कोई भी पहचानने वाला और पूछने वाला नहीं था। लेकिन बाद में इस पे इन्वेस्टिगेशन होती है और जब इन्वेस्टिगेशन होती है तो पता चलता है कि ये जो बॉडी थी ये किसी भिखारी की नहीं थी, बल्कि ये एक टैक्सी ड्राइवर की बॉडी थी जिसका नाम था विजय गावड़े। मगर पुलिस ने इस चीज़ पे आगे कुछ ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन नहीं करा और ये केस वहीं पे दब के रह गया था। मगर पुलिस को नहीं पता था कि ये जो केस जिसको ये ऐसे ही अनदेखा कर रहे हैं आगे चलकर इन्हीं की नाक में दम कर देगा। अगले एक महीने के अंदर 2 और बॉडीज़ पुलिस को मिलती है, एक मरीन ड्राइव के पास और एक उससे 1.5 किलोमीटर दूर, और इनके कत्ल का तरीका भी बिल्कुल सेम ही था जैसे कि विजय गावड़े का था। अब पुलिस के दिमाग में ये बात आई कि हो ना हो ये तीनों केसेस आपस में जुड़े हुए हैं। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी और हर तरफ इस केस के बारे में बातें होने लगी। मीडिया की नज़रें भी इस केस पर आ चुकी थी और जाहिर सी बात है कि आम लोगों को भी इस बात का पता चल चुका था और अब पुलिस ने भी इस केस को सीरियसली लेना शुरू कर दिया था। मगर इससे पहले पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन में आगे बढ़ पाती, 14 दिसंबर 2006 की रात को पुलिस को चर्च गेट स्टेशन के पास एक और बॉडी मिलती है और वो एक होमलेस आदमी की होती है। इस बार सबूत के नाम पर खाली एक किंगफिशर की बियर की कैन मिलती है उस बॉडी के पास। अब पुलिस की भी हालत खराब हो चुकी थी, हर जगह एक ही बात चल रही थी कि आखिर भाई कौन एकदम से आ गया और कौन ऐसा पागल हो गया कि बस ऐसे पागलों की तरह अनजान लोगों को या जो भी हो जिनको भी बस मारे जा रहा है। आखिर उसे चाहिए क्या वो साइकोपैथ है? और अगर है भी तो वो पकड़ में क्यों नहीं आ पा रहा? और अब यहाँ से प्रेशर भी बनना चालू हो गया था तो पुलिस भी थोड़ी सी तो मतलब उनकी हालत खराब हुई थी। मगर ये खून का सिलसिला इतनी जल्दी नहीं रुकने वाला था। नवंबर 2006 से जनवरी 2007 तक 7 और लाशें मिलती है और ये सारी बॉडीज मरीन लाइन से चर्च गेट स्टेशन के बीच ही मिलती हैं। इतनी सारी बॉडीज में से एक सिवाय विजय गावड़े के बाकी जितनी भी बॉडीज थी उनकी पहचान नहीं हो पा रही थी। और हर बॉडीज का एक पैटर्न था, जब भी बॉडी मिलती तो उसके ऊपर मतलब कमर के ऊपर तो अब शर्ट टी शर्ट जो भी पहनते हैं वो कपड़ा होता था, बट कमर के नीचे एक भी कपड़ा नहीं होता था, सबका सिमिलर ही पैटर्न था। और ये साफ था कि बॉडीज के साथ गंदी हरकतें हुई है। इनमें से 2 बॉडीज के पास खाली बियर की कैन मिली थी, जिसके बाद मीडिया ने इस किलर को एक नाम दे दिया, द बियर मैन। जबकि इतनी सारी बॉडीज में से सिर्फ 2 बॉडीज के पास बियर की कैन मिली थी, बट मीडिया ने उस टाइम ऐसा दिखाया जैसे कि एक किलर का कोई सिग्नेचर हो, मतलब कि सिग्नेचर स्टाइल हो मारने का, और हर बॉडी के पास वो ऐसे कैन छोड़ के चले जाता है बियर की, इस टाइप से दर्शाया गया था। वेल, ऐसे ही कुछ केसेस 80s के टाइम पे कैलकाटा और बॉम्बे में हुए थे जहां एक किलर पत्थर से कुचलकर लोगों की हत्या कर देता था, जिसके बाद मीडिया ने उसे द स्टोन मैन के नाम से बुलाना शुरू कर दिया था क्योंकि ऐसे नाम लोगों को बहुत कूल लगते हैं। जबकि ये क्लियर नहीं था कि जो बियर की कैन मिलती थी वो कातिल ही रख कर जाता था। ऐसा भी होता है कि होमलेस जो लोग होते हैं वो जो खाली कैन होती है उसमें पानी भर देते हैं और अपना यूज़ करते रहते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि जो बॉडी मिली है और उसके साथ अगर कोई कैन मिली है तो
वो मतलब उस कातिल ने ही रखी हो, ये सब कुछ भी क्लियर नहीं था। बट स्टिल कातिल को बियर मैन के नाम से ग्लोरीफाई करा जा रहा था। खैर अभी तक जो भी पैटर्न था उन सबको देखते देखते पुलिस और मीडिया ने भी एक अंदाजा लगा दिया था कि ये कातिल जो भी है वो होमोसेक्सुअल है और उसे बियर पीने की लत है, मतलब उसे दारू वारू पीने की लत है। कई न्यूज़पेपर में आज तक जितने भी होमलेस लोगों की हत्या हुई थी मुंबई में, उन सारे केसेस में उस सीरियल किलर का नाम जोड़ने लगे थे। और उस समय रिपोर्टिंग भी बड़ी अजीब तरीके से हो रही थी, मतलब हर कोई न्यूज़पेपर में अलग ही बता रहा है। कोई बता रहा है इतने नंबर ऑफ बॉडीज, मतलब उस कातिल ने इतने कत्ल किए हैं। कोई बता रहा है नहीं इतने नहीं इतने करे हैं। हर कोई एक से बढ़कर एक चीज़ें बताया जा रहा था जो कि सच भी नहीं था। बट पता नहीं क्यों व्यूअर्स को अट्रैक्ट करने के लिए या फिर उन्हें बस टीआरपी चाहिए थी, इसलिए वो बस बात को बड़ा चढ़ा के बताए जा रहे थे। इधर पुलिस भी केस को इन्वेस्टिगेट तो कर ही रही थी, मगर उन्हें भी कुछ खास सफलता नहीं मिल पा रही थी। वो पूरी तरीके से फंस चुके थे। लेकिन तभी बॉडीज के पास मिले एक नोट ने जिस पे लिखा था वेलकम टू द क्लैन। इस नोट ने केस में एक नया ट्विस्ट ला दिया कि आखिर इसका मतलब क्या था। किलर किसी तरह का ब्लैक मैजिक वगैरह तो नहीं कर रहा था। पुलिस अलग अलग तरीके से केस को देखने लगी। तभी वन ऑफ द सीनियर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने एक बार नोटिस किया कि ये जो किलर था वो एक एरिया में 3 बार मर्डर करने जाता था और 8 आउट ऑफ 10 मर्डर्स थर्सडे के दिन करे गए थे। इस बात से पुलिस के मन में उस छोटे से शक को और मजबूत कर दिया, कहीं सच में इन सब खूनों के पीछे कोई ब्लैक मैजिक तो नहीं है। अब बस पुलिस कोशिश कर रही थी कि उन्हें कैसे भी करके बस एक ब्रेक थ्रू मिल जाए। और कुछ दिनों बाद उन्हें एक ब्रेक थ्रू मिलता है। लास्ट बॉडी जहां से मिली थी वो एक पब्लिक टॉयलेट था। जब पुलिस वहां से कुछ सबूत ढूंढ रही थी तो वहां उन्हें एक ग्रे शर्ट मिली थी। जब पुलिस ने इसके बारे में पता लगाया तो पता चला कि ये शर्ट दशरथ राणे गैंग मेंबर रविंद्र कांतरोले की है। 22 जनवरी 2007 पुलिस ने अपने डॉग्स की मदद से उस जिसकी वो शर्ट थी उसको ढूंढने निकल गए। एंड फाइनली काफ़ी यहाँ वहाँ ढूंढने के बाद वो उस शख्स तक पहुँच भी गए थे। जब उन्होंने उसको पकड़ा तो उन्हें पता चला कि ये तो कोई मुस्लिम है, मगर वो तो हिंदू था ना, रविंद्र कांतरोले उसका नाम था, बट ये तो मुस्लिम है। तो फिर बाद में पुलिस को पता चलता है कि जो रविंद्र होता है वो पहले हिंदू था बट कन्वर्ट होके वो अब मुस्लिम बन चुका है और इस पे कई केसेस ऑलरेडी चल रहे हैं। रविंद्र का बचपन बहुत खराब बीता था, जहाँ इसके आस पड़ोस के लोग चोरी वगैरह किया करते थे, जिनका बहुत इन्फ्लुएंस था रविंद्र पे और उसे भी बहुत सारे पैसे कमाने थे। तो टीनेज में ही उसने भी वहाँ के एक लोकल गैंग दशरथ राणे गैंग को ज्वाइन कर लिया था। उसका काम लोकल दारू के डीलर से फिरौती वगैरह लेने का था। वो ड्रग से लेकर शराब हर तरह के नशे किया करता था। वहीं उसकी मुलाकात अंजलि नाम की एक से हो गई थी। अंजलि और रविंद्र के बीच धीरे धीरे नजदीकियां बढ़ने लगी थी। अंजलि और रविंद्र डेली एक दूसरे से मिला करते थे और धीरे धीरे उनके बीच में प्यार हो गया, जिसके बाद रविंद्र ने ठान लिया कि वो अंजलि को इस गंदगी से निकाल के रहेगा। फाइनली अंजलि की मालकिन को रविंद्र 25,000 रुपीज दे देता है, जिससे वो अंजलि को खरीद लेता है। जिसके बाद उसने इस्लाम कबूल करके एक सही रास्ते पे जाने का फैसला कर लिया था। और इसके बाद तो रविंद्र पुलिस इन्फॉर्मर तक बन चुका था, मतलब कि पुलिस को कभी भी आए दिन ऐसे केसेस आते रहते हैं तो टिप चाहिए होती है या फिर अपने लोग भेजने होते हैं कि जाओ इन पे नज़र रखो ये वो, तो उनके इन्फॉर्मर्स होते हैं जो कि दूसरों पे नज़र रखते हैं, उनके साथ मिलजुल के वहीं पे ही काम करने लग जाते हैं ये वो। तो वैसे ही काम रविंद्र भी करने लग गया था। और रविंद्र को जब पुलिस पकड़ने आई थी तो रविंद्र काफ़ी हैरान हो गया था कि जिस पुलिस के लिए वो काम करता था, इन्फॉर्मर बन के ऐसे रिस्क लेता था, उन्हें जैसा वो बोलते थे वैसा करता था, आखिर पुलिस उसे पकड़ने क्यों आई है और पुलिस उसको कातिल क्यों समझ रही है। और जैसे ही मीडिया को ये बात पता चली, ये पूरी रविंद्र की कहानी, तो एक बार फिर से उन्होंने वही किया जो वो अभी तक करते आ रहे थे, लॉजिक की ऐसी तैसी करके अपने हिसाब से जिससे टीआरपी ज़्यादा है वो सब दिखाना शुरू कर दिया। जैसे कि एक चैनल ने तो ये भी दिखा दिया था कि जो रविंद्र था वो पुलिस के ही एरिया में घूम रहा था और उसके कपड़े पूरे खून से सने हुए थे, पूरा खून लगा हुआ था कपड़ों में। जब पुलिस ने उसे पकड़ा तो वो बिल्कुल डर नहीं रहा था, वो ऐसे एकदम खूंखार आदमी की तरह बस पुलिस को घूरे जा रहा था। ये सब फालतू की बातें मीडिया बता रही थी। लॉजिक तो भाई क्या ही चीज़ है ना, टीआरपी मिल रही है तो क्या लॉजिक है। बट हाँ, लोग फिर भी अपना दिमाग लगा रहे थे कि एक ऐसा किलर जिसे पुलिस अभी तक ढूंढ नहीं पा रही, जो कि इतना शातिर है, वो आखिर ऐसे खून से भरे हुए कपड़ों में क्यों ही घूमेगा। वो तो नए कपड़े पहनेगा ना, वो कोई पागल थोड़ी ना है, मतलब साइको है, बट वो इस टाइप का पागल नहीं है कि मैं ऐसा कर दूंगा मेरे को कोई कहीं पकड़ पाएगा टाइप का। तो लोग भी अपना दिमाग यूज़ कर रहे थे, बट मीडिया का क्या है, टीआरपी के लिए कुछ भी दिखाते जाओ। लेकिन खैर, ये न्यूज़ जैसे ही लोगों को पता चली, उनके खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने पटाखे फोड़े, मिठाइयाँ बांटी। साउथ मुंबई की नाइट लाइफ एक बार फिर से स्टार्ट हो चुकी थी। अब रविंद्र की एक इंटरव्यू की जाती है मीडिया के साथ, जिसमें रविंद्र मीडिया को बोलता है
कि पुलिस मुझे सिर्फ इसलिए पकड़ रही है क्योंकि मैं एक मुस्लिम हूँ। मैं ये चोरी वाला रास्ता बहुत पहले से ही छोड़ चुका हूँ, पर स्टिल पुलिस मुझे पकड़ रही है, और वो सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं एक मुस्लिम हूँ। लेकिन पुलिस वालों को पता था कि हर क्रिमिनल अरेस्ट होने के बाद खुद को बेगुनाह ही बताता है और अलग अलग टाइप के विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश करता है। तो उसकी बातों को पुलिस पूरी तरीके से इग्नोर करके उससे पूछताछ करना शुरू कर देती है। सबसे पहले तो उससे एक नोट लिखवाती है ताकि उस नोट को, जो पहले एक नोट मिला था, उससे मैच करा जा सके हैंडराइटिंग देखकर। जब रविंद्र ने नोट लिखा तो उसकी हैंडराइटिंग और वो जो बॉडी के साथ नोट मिला था उसकी हैंडराइटिंग पूरी तरीके से मैच कर रही थी। उसके बाद पुलिस रविंद्र को बेंगलोर ले जाती है, जहां पर उसका नार्को एनालिसिस टेस्ट कराया गया और पुलिस के मुताबिक रविंद्र ने अपने सारे क्राइम्स एक्सेप्ट कर लिए थे। उसने ये कबूल कर लिया था कि उसने 15 लोगों का खून किया है और 21 क्राइम्स में शामिल रह चुका है। रविंद्र पहले उन लोगों को खुद के साथ दारू पीने का ऑफर देता था, जिसके बाद जब उन्हें नशा होने लगता था रविंद्र उन्हें जान से मार देता था। यहाँ तक रविंद्र ने सब कुछ कबूल कर लिया था जैसा कि सबको लग रहा था, बट मारने के बाद जो बॉडीज़ के साथ गलत काम किए जा रहे थे, जो गंदी हरकतें उनके साथ करी जा रही थी, उसको लेकर रविंद्र ने एकदम साफ मना कर दिया कि ये सब मैंने नहीं करा है। रविंद्र ने कहा कि उसके धर्म में होमोसेक्सुअलिटी हराम मानी जाती है, तो वो ये सब करने की सोच भी नहीं सकता। अब पुलिस बहुत सारे क्वेश्चंस के साथ बैठी हुई थी कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। अगर रविंद्र ये सब मना कर रहा है तो आखिर वो कौन कर रहा था जो उन बॉडीज़ के साथ किया जा रहा था? क्या कोई और भी है जो रविंद्र का पीछा करता है, उसके कत्ल करने का इंतज़ार करता है, और जब रविंद्र वहाँ से चला जाता है तो फिर वो बॉडीज़ के साथ गंदी हरकतें करता है? या फिर ऐसा तो नहीं कि इस केस में हम सिर्फ रविंद्र को गुनहगार समझ रहे हैं, बट हो सकता है कि इस केस में 2 आदमियों का हाथ हो, एक सीरियल किलर रविंद्र और दूसरा कोई अनजान व्यक्ति जो कि एक होमोसेक्सुअल नेक्रोफिलियक साइको हो। इन सब सवालों में से पुलिस को एक भी सवाल के जवाब नहीं मिल रहे थे। तभी एक मीडिया वाले ने एक न्यूज़ चला दिया कि रविंद्र का एक असिस्टेंट भी था जिसके साथ मिलकर वो ये सारे काम किया करता था। मीडिया वाले तो उस टाइम अलग ही लेवल पे जा चुके थे। ये इतने कॉन्फिडेंस से न्यूज़ दिखाते थे जैसे पुलिस के साथ तो छोड़ो, इन्होंने पुलिस से पहले ही इन्वेस्टिगेट कर लिया, केस सॉल्व कर दिया, और इनको एग्जैक्टली पता है क्या होने वाला है, कौन करता है, किस लिए करता है और कैसे करता है। ये हर चीज़ दिखा देते थे अपने हिसाब से। खैर, रविंद्र के वकील सुशांत कंजुरामान ने कोर्ट में ये अपील किया कि केस को बहुत गलत तरीके से इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है और इसमें कई सारे फ्लॉज हैं। लेकिन पुलिस ने कहा कि रविंद्र की हैंडराइटिंग उस नोट से मैच करी गई है जो बॉडी के बगल से मिला था, और रविंद्र पहले भी ड्रग्स वगैरह लिया करता था, क्राइम किया करता था। अभी कुछ ही टाइम पहले तक वो गैंग के लिए काम किया करता था, और उसे ये सब छोड़े हुए ज़्यादा दिन नहीं हुए, तो ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि वो फिर से इस क्राइम की दुनिया में आ गया हो। सितंबर 2009 कोर्ट ने रविंद्र के खिलाफ सारे चार्जेस हटा दिए और उसे ये कहते हुए छोड़ दिया कि उसके खिलाफ जो भी फैक्ट्स कोर्ट के सामने रखे जा रहे हैं उन्हें वेरीफाई नहीं किया गया है। कोर्ट को रविंद्र के खिलाफ ये केस काफ़ी कमज़ोर लगा, जिस वजह से उन्होंने रविंद्र को छोड़ दिया। रविंद्र ने जेल से निकलने के बाद अपने बाल और अपनी दाढ़ी दोनों शेव करा ली थी और कई जगह जॉब मांगने गया, मगर सब जगह उसे बियर मैन के नाम से ही जाना जाता था, जिस वजह से उसे कोई भी जॉब में नहीं रखना चाहता था। आज भी जब भी मुंबई में कोई बॉडी मिलती है पुलिस को, तो आज के टाइम पर भी रविंद्र को बुलाया जाता है, उससे पूछताछ करी जाती है। एंड गेस व्हाट गाइस, आज के टाइम तक द बियर मैन को नहीं पकड़ा गया है। वो आज भी इस पूरे हिंदुस्तान में या फिर शायद बाहर खुली हवाओं में घूम रहा है। इतना सब करने के बाद भी वो पकड़ा नहीं गया है। इस केस में जो सबसे गंदा काम किया गया था वो किया गया था मीडिया की साइड से। वो हर चीज़ बता देती थी, हर जो भी इन्वेस्टिगेशन होती उसके हर एक चीज़ को वो पहले ही दुनिया के सामने रख देती थी, और कई तो ऐसी चीज़ें भी थी जो कि असल में हुई भी नहीं थी। और इन सब चीज़ों की वजह से जब दुनिया को इस केस के बारे में पता चला तो वो पुलिस पे प्रेशर बनाने लगी, और उस प्रेशर की वजह से पुलिस अपना काम अच्छे से नहीं कर पाई। और सिर्फ इतना ही नहीं, मीडिया जो कि पुलिस जो भी सोचती करना चाहती उसको पहले ही न्यूज़ में बता देती थी, जिसकी वजह से जो असली किलर था, असली बियर मैन था, उसको तो पहले ही पता चल चुका था कि ये क्या सोच रहे हैं, क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप सोच सकते हो कि उसकी असल में कितनी हेल्प करी है मीडिया ने, और शायद इसी वजह से द बियर मैन आज तक फ्रीली घूम रहा है और ये एक मिस्ट्री आज तक एक अनसॉल्व मिस्ट्री बनकर रह गई है। वेल, हो सकता है कि वो द बियर मैन आज भी आपके बगल में ही कहीं नॉर्मल ज़िंदगी जी रहा है, एक फेक हुलिया लेकर, और हो सकता है कि वो इस वीडियो को भी देख रहा है। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप कि आपको ये वाली स्टोरी पसंद आई हो, और अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना और कमेंट करके बताना कि आपकी क्या राय है और आपको अगला कौन सा टॉपिक चाहिए।
आप मेरी बहुत हेल्प कर दोगे अगर आप मुझे टॉपिक्स अपनी साइड से सजेस्ट करोगे तो। सो या दैट्स इट फॉर टुडे। फिर मिलते हैं हम किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।